राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका निभाए थे, या अमेरिका के, ठीक है, फादर ऑफ अमेरिका के नाम से अगर जाना जाए तो जॉर्ज वाशिंगटन को जाना जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार वियतनाम के स्वतंत्रता में, यानी कि वियतनाम के राष्ट्र निर्माण में, ठीक है, हो ची मिन्ह की भूमिका थी। तो अकेला किसी राष्ट्र के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति अगर सैद्धांतिक रूप से काम करता है तो वो उस देश की धारा को बदल देता है और एक नई राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है राष्ट्र के दायरा बदलते गए। चलिए हम पढ़ते हैं आज के सेशन में महात्मा गांधी की विशेष भूमिका कि वो किस तरह हमारे देश में आए और कैसे उन्होंने हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाया। आखिरकार उन्होंने किस प्रकार देश में एक, जहां पे शोषण के शिकार हो गए थे देश, ठीक है, आम लोगों की भूमिकाएं जो है व्यापार के माध्यम से उन्हें अपने रोजी रोटी भी छीन लिया गया। कैसे अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों को लाचार बनाया, फिर उस लाचार देश को कैसे आजाद देश में कन्वर्ट किया। तो हम महात्मा गांधी के मुख्य भूमिका को जानेंगे इस सेशन में और ये तमाम डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार महात्मा गांधी ने कैसे अपने समय को बिताए और किस तरह से कहां कहां गुजारे। सबसे पहले स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता अपनी घोषणा खुद करता है। ठीक है, कोई भी लीडरशिप व्यक्ति डिसीजन खुद लेता है, कोई और नहीं। राष्ट्र के भाग्य और विधाता बनाना हो तो निर्णय खुद लेना होता है। चलिए, मोहनदास करमचंद गांधी, नाम तो सब लोग सुने हैं, नाम से परिचित है। ठीक है, उन्होंने विदेशों में 2 दशक बिताया। 2 दशक का मतलब हुआ 10 साल और 10 साल, यानी कि 2 टर्म में 10-10 साल बिताए। ऐसे मुख्य रूप से वो टोटल 22 साल बिताए थे। ठीक है, लेकिन ये 20 साल ही हुआ, लगभग वो 22 साल बिताए थे, लेकिन उन्हें 2 दशक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने जनवरी 15 में 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आ गए थे। आखिरकार उन्होंने गया था, ठीक है, 1893 में गए थे, लेकिन वो 15 में वापस भारत में लौट गए। ठीक है, इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। सबसे ज्यादा कहां बिताया था समय? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और वो एक विदेशी, मानिए तो वो विदेशी नॉलेज में आगे थे, लेकिन अपने देश की हालत को समझना उनके लिए उस टाइम टफ था। धीरे धीरे जब भारत की भूमिकाओं में आए तब जाकर यहाँ के स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश की है। यहाँ पे वे वकील थे। क्या थे वे? वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इन क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। पहले वकील, फिर बाद में वो भारत के नेता बन गए। ठीक है, लीडरशिप, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल लीडर थी। ठीक है, धार्मिक नेता, ठीक है, या आध्यात्मिक नेता भी कह सकते हैं। ठीक है, इतिहासकार एक चंद्रन देवनेशन जो बोलते हैं, उन्होंने बताया था, ठीक है, टिप्पणी किया था कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया। वहां पे जो टाइम एक्सपेंड किए और उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया आगामी फ्यूचर के लिए, वो इतना अट्रैक्टिव था कि उन्हें भारत में भी लोकप्रिय बना दिया। ठीक है, तो विदेशों में जाकर अपने भूमिका को इंपॉर्टेंस देना कहीं ना कहीं देश के लिए भी कारगर सिद्ध हुआ। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई। ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाबू सत्याग्रह का अर्थ क्या है? ठीक है, याद रखना है, सत्य का आग्रह करना। ठीक है, अहिंसात्मक, वो जो भी आग्रह किए उनका एक माइंडसेट था कि मैं किसी से हिंसा नहीं करूंगा, किसी से कोई नफरत नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं, हर व्यक्ति से एकदम मुस्कुराते हुए बातें करते थे, चाहे वो काम सही हो या गलत हो। हमें हिंसा नहीं करना है, हमें एकता को मजबूत करना है। राष्ट्रीय एकता को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो हर समय अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखते थे और स्थिति चाहे कैसा भी हो उस तमाम स्थिति को संभालने की कोशिश करते थे। ठीक है, इसके लिए जो है हिंसात्मक विरोध अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया।
विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द, सौहार्द का मतलब होता है खुशी, उल्लास, उमंग, ठीक है, प्रेरणा, ये देने बढ़ाने का प्रयास किए। भारत के अंदर लोगों के अंदर उत्साह, जुनून, इसको इंस्पायर करते थे ताकि हमारे देश में लोगों को एक अलग सा अनुभूति हो, ठीक है, खुशियों की अनुभूति हो। उच्च जातियों भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दिया। गांधी जी इंपॉर्टेंट रोल यहां निभाए थे कि जो अधिकार बड़े बड़े कास्टों में था वो तमाम अधिकार को छोटे छोटे जातियों में कन्वर्ट किए और भारत के अंदर जो भी महिलाएं हैं, पुरुष है, सब में सौहार्द हो, खुशी हो, इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े जातियों को चेतावनी दिया कि आप कभी भी बुरा ना करें, क्योंकि बड़े बड़े जाति उस टाइम क्या थे कि वो अंग्रेजों के हाथे, ठीक है, अपनी व्यापार कर रहे थे, अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे। इसके वजह से जो है यहाँ पे महिलाओं को, मजदूरों को, गरीबों को शोषण किया जा रहा था, ठीक है। इस प्रकार हमारे देश में बहुत ही दुख भरा जीवन लोग जी रहे थे, ठीक है। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहां से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत अलग हो गया था। हालत में सुधार नहीं बल्कि और जो है खराब हो रहे थे, ठीक है, बिगड़ गया था जहां सुधार होना चाहिए था, ठीक है। यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था। उनको आशा था कि अंग्रेज में अब बदलाव आएगा, लेकिन आने के बाद मालूम चला कि कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि और जो है उपनिवेशवासियों ने उपनिवेशक बना करके गुलाम बनाया हुआ था। लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय भी हो गए थे। पॉलिटिकली अंग्रेज जो है अब भाग लेने लगा था। अधिकांश प्रमुख शहरों, कस्बों मतलब छोटे छोटे इलाका, गलियारा, ठीक है, में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं विकसित हो चुकी थी। मतलब कांग्रेस पार्टी का ब्रांचेस जो है भारत के कई जगहों पे विकसित हो चुके थे, ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905-7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसलिए व्यापक रूप से मध्यम वर्ग के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। उनकी जो एडवाइस था, अपील था, वो उसका विस्तार तेजी से मध्यम वर्गों में होने लगा था, ठीक है। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया। जब आंदोलन तेज होती है तो अनेक लोग एक्टिव होने लगते हैं। जब गांधी जी यहां पर थे, 1893 की बात करें, उस टाइम अंग्रेज कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। उस टाइम ज्यादा लोग भाग लेना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। 93 तक हालत जो है गंभीर थी, कोई भाग लेना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब वहां से लौटे 5-7 की बात जब आई तो वहां लोगों ने कुछ जागृति आ गया, क्योंकि उसका फैलाव बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी में जो लोग थे वो उसका प्रचार प्रसार, लोगों को एक्टिव करने की कोशिश तेजी से करने लगे थे। अब लोग उसमें भाग लेने के लिए सक्रिय हो गया, ठीक है। उसकी दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, जिसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक भी शामिल हो गए थे, बंगाल से बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और पंजाब के लाला लाजपत राय, ठीक है, ये लोग उसमें एक्टिव हो गए थे। जब अच्छे लोग एक्टिव हो जाए तो किसी भी संस्था को बड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। लाल बाल पाल तीनों मिलकर उन्होंने बेहतर तैयारियां किया, ठीक है, इसके रूप में जाने जाते थे। इन तीनों का यह जोर उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था, अखिल भारतीय चरित्र की सूचना, इंफॉर्मेशन देता था, क्योंकि तीनों के मूल क्षेत्र अलग अलग था। तीनों का घर क्या था? अलग अलग था। तीनों लोग एक जगह के नहीं थे, ठीक है। देख सकते हो बाबू, उस टाइम के गांधी जी किस हुलिया में गांधी जी थे, आप कल्पना कर सकते हैं। इतना स्मार्टनेस, इतना अच्छा ड्रेसेस, जो बाद में एक धोती पे पहनकर ओढ़ने के लायक बन गए थे। ये मौसम और हालात ही व्यक्ति के ड्रेस को चेंज करवाता है।
क्या उनका शौक नहीं था कि पूरी जिंदगी हम कोट पहनकर ऐश करें? ये क्रांति और अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियां ने उन्हें धोती पहनने से मजबूर किया था। ठीक है, और वही धोती की कमाल है जो अंग्रेजी सत्ता को जड़ से काट करके भगाया था। ठीक है, तो मूल निवासी लाल बाल पाल तीनों तीन जगह से थे। ठीक है, क्योंकि लाला लाजपत राय कहां से थे बाबू? पंजाब से। ठीक है, बिपिन चंद्रपाल कहां से थे? हाँ, बिपिन सर नहीं। ठीक है, उस समय बिपिन सर नहीं थे। हाँ, ठीक है, चलिए उसके अलावा जो है बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से। गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो एक दूसरे से बहुत दूर थे, सब लोग क्या थे? एक दूसरे से दूर थे। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन, वही उदारवादियों का एक समूह था। ठीक है, उदारवादी जो आजादी के लिए लड़ता है उसी को उदारवादी कहते हैं। ठीक है, उचित न्याय करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, उस समय लड़ाकुओं की जो प्रति था संख्या बढ़ गई थी। अंग्रेजों औपनिवेशिक अंग्रेज को कहते हैं, किसको कहते हैं बाबू? औपनिवेशिक शासन अंग्रेज की शासन को कहते हैं। ठीक है, जो एक क्रमिक और लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। अंग्रेज लगातार अपने दायरे को भी बढ़ाते चले गए थे। इन उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्श, यानी कि उनके राजनीतिक गुरु, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे। यानी कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उन्हीं के साथ पाकिस्तान के जिन्ना थे, जो बाद में पाकिस्तान बनवाया। यही जिन्ना है, अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बंटवाया था और पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। ठीक है, ये अलग राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इन्हीं के गुरु, जो गांधी जी के गुरु, जो इनसे परामर्श किया और इनके टच में लाया। ठीक है, जो गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रतिष्ठित वकील थे। अली जिन्ना लंदन के, ठीक है, लंदन के थे प्रतिष्ठित वकील, और गांधी जी भारत के। ठीक है, गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी। राजनीतिक गुरु ने सलाह दिया कि अगर तुमको लोकप्रिय होना है तो तुमको 1 साल कम से कम भारत की यात्रा करना होगा और भारत की स्ट्रैटेजी को, भारत के इतिहास को, भारत के राजनीतिक स्थिति को समझना होगा। राजनीतिक में आना टफ है, आसान नहीं। अगर 1 सालों तक गुज गया तो समझो कि भारत की तकदीर बदल सकता है। ठीक है, तो उनके गुरुदेव ने जो समझाए उस पे अमल किए और उन्होंने एक्टिव हुआ। ठीक है, मतलब भारत के स्थिति को समझने के लिए। किसको समझने के लिए बाबू? भारत के स्थिति को समझने के लिए। आप लोग भी किसी भी स्थिति को समझना हो तो आपको उसके बारे में अध्ययन करना, उसे अच्छी तरह से जानकारी के लिए एक्टिव होना बहुत जरूरी है। पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति, पहली जो उनकी मुलाकात हुई थी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। पहली बार भारतीय राजनीतिक में आने के लिए एक सभा लगी तो उसमें उनको महत्वपूर्ण रूप से बुलाया गया। कहा गया कि गांधी जी को बुलाया जाए एक विद्यालय की स्थापना में। किसकी स्थापना में? क्योंकि वो एक वकील थे। क्या थे? वकील थे, और वो भी श्रेष्ठ वकील उस टाइम के। ठीक है, उनकी बातें जो है दक्षिण अफ्रीका में लोकप्रिय हुए थे। ठीक है, वो लोकप्रिय कहाँ हुए? और वहां के जो निर्णय क्षमता थी, वहां के जो निर्णायक काम थी, वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीतिक के लोगों को भी जानकारी था। ठीक है, इसलिए गांधी जी को एक्टिव किया गया। कब किया गया? 16 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। ठीक है, इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे। ठीक है, मतलब इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में, मतलब जितने लोग शामिल थे उसमें वे राजा
और मानव प्रेमी के रूप में जाना गया। कि एक जो भारत के गुजरात मूल निवासी जब जाकर दक्षिण अफ्रीका में तहलका मचा सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। इसके लिए उन्हें राजा और मानव प्रेमी के रूप में जाना गया था। इनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस, ठीक है, उस टाइम जो है राजाओं ने दान दिया, मानव प्रेमियों ने दान दिया, जिससे किसका निर्माण हुआ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, ठीक है, स्थापना में योगदान दिया गया। ठीक है, समारोह में एनी बेसेंट जी आए थे। कौन आए थे? एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। और कांग्रेस के जो भी महत्वपूर्ण लीडर था, सब लीडर लोग आए थे। ठीक है, क्योंकि विद्यालय की स्थापना हो रही है, कोई छोटा मोटा काम नहीं। ठीक है, इस प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। मतलब इन तमाम चीजों में गांधी जी अज्ञात थे, जानकार नहीं थे। अज्ञात मतलब ज्यादा ज्ञान नहीं थी, भारतीय राजनीतिक की ज्ञान नहीं थी, भले उन्हें अफ्रीका के थी। ठीक है, भारतीय ज्ञान में और राजनीतिक में पीछे थे। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। इस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में अगर उन्हें बुलाया गया तो उनके प्रतिष्ठा के कारण नहीं, उनकी कुछ रोल के कारण नहीं, भूमिका के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में किए गए कारनामा के कारण उन्हें इनवाइट किया गया था। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जब भी जिंदगी में कुछ करो तो बेहतरीन करो। कब कहाँ बुलाया जा सकता है, लेकिन अच्छे कामों के लिए ही किसी को बुलाया जा सकता है। जब गांधी जी बोलने की बारी आई, जब गांधी जी को बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथे लिया। उन्हें गरीबों को एक्टिव करना चाहिए था, मजदूरों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पे विशिष्ट वर्गों को ध्यान दिया, मध्यम वर्गों को ध्यान दिया, गरीबों को छोड़ दिया, कुचल दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने कहा कि धनी और सजे सवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीय की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। गांधी जी ने आखिरकार उन गरीबों की चिंता प्रकट की। ठीक है, गांधी जी विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इस अलंकारों से मुक्त न कर ले। गांधी जी का कहना था कि जब तक अंग्रेजों से हम मुक्ति ना ले ले, हम मुक्त नहीं है। हम बड़े बड़े सभा, बड़े बड़े स्कूल बनाकर कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा देश आजाद न होगा। ठीक है, उन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में ना लगा दे। ठीक है, मतलब वतन के लिए जो है हमें सबको मिल करके, सबको एक साथ भलाई की बात सोचना चाहिए। जब तक हम सब मिलकर भलाई ना करें तब तक हम अच्छा नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है। हमारे गरीब मजदूर दबित चल जाएंगे, मतलब पीछे होते चला जाएगा। ठीक है, वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उसके श्रम का लगभग संपूर्ण भाग स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। ये बात कहीं ना कहीं, मतलब उनका कहना यही था कि जब तक हम किसानों से, मजदूरों से अनुमति लेते रहेंगे तब तक हम पीछे रहेंगे, सरकारी खजाना नहीं भर पाएगी। ठीक है, ये भी उनका कहना था। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। उनका मानना था कि अगर देश में मुक्ति चाहिए तो किसानों से पहली मुक्ति, ना ही फौज से, ना ही नेता से, ना ही किसी और से। पहली आजादी किसानों की सुविधा से होगी। ठीक है, क्योंकि किसान के चेहरे पे मुस्कुराहटें आएगी तभी जाकर के देश खिलखिला उठेगा। ठीक है, क्योंकि पेट में जब अन्न होती है ना
तभी लड़ने की दम होती है। ठीक है, तो पहले पेट की अन्न पर उन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, वो कहते हैं हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, ना कि वकील, ना कि डॉक्टर, ना कि जमींदार। ठीक है, इसे सुरक्षित रख सकते। अगर देश की किसान बर्बाद हो जाए तो उसे डॉक्टर भी नहीं बचा सकता, उसे वकील भी नहीं बचा सकता, उसको जमींदार भी नहीं बचा सकता। इसलिए पहले बचाने की जरूरत है तो पेट की अन्न जो उगाता है उस किसान को। ठीक है, जिससे हमारे देश के लोगों के अंदर खुशियां आए, क्योंकि पहले ना बहुत अकाल भी आती थी और एक एक अकालों में न जाने अनगिनत लोग मर जाते थे। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था। जो स्थापना हुई वो एक बहुत खुशियों की उत्सव मनी थी और उत्सवों के साथ जो है वो संपन्न हुआ था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयास से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का उत्सव था। ये जो स्थापना हुआ वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी था। ठीक है, ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था, लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अधिकांश हिस्सा का निर्माण करने के बावजूद वहां श्रोताओं में अनुपस्थित थे। मतलब उन्होंने जहां पर अपनी परिचय बताने चाहिए था कि मैं कहां से, क्या और कैसे, अपनी खुशी और प्रेम, अपनी सुर मिलाने की आवश्यकता था, वहां पर उन्होंने इस सब तमाम चीजों को छोड़कर भारत की अर्थव्यवस्था को चरमराते, ठीक है, लचरते स्थिति को देखा और यहाँ के स्थिति पे ही उन्होंने बोला। उनकी भाषण पर्सनल नहीं थी, अपने व्यक्तित्व की नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के निर्माण की थी। एक दृष्टि से फरवरी 16 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का उद्घाटन था। उन्होंने भारतवासियों को वास्तविकता से मिलाया। किससे मिलाया बाबू? वास्तविकता से मिलाया, ना कि उस व्यक्ति से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। भारत का राष्ट्रवाद किसे किसे निर्मित किया गया? वकील, डॉक्टर, जमींदार, विशिष्ट लोग। ठीक है, जहां पे उसे किसान, गरीब, मजदूर से ही उसको बढ़ाना चाहिए था। ठीक है, दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने से समक्ष बनने की गांधी जी स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा की। मतलब उनकी जो घोषणा थी स्वयं से ज्यादा वो गरीब, किसान, मजदूर के लिए था। किसके लिए था? लेकिन ये राष्ट्रवाद जो था वो डॉक्टर, वकील और जमींदार का था। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया। ठीक है, उसी वर्ष के अंतिम महीना में, अंतिम मतलब लास्ट, अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। गांधी जी के एक अपॉर्चुनिटी मिला, उसी अपॉर्चुनिटी में छलांग मार दी है। दिसंबर 16 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसान के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। मतलब वहां से गए थे कौन? राजकुमार शुक्ला, और उन्होंने बताया था किसके बारे में? अंग्रेज के कठोर नीति को, उसी पे उन्होंने उल्लेख किया। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि गांधी जी को कैसे भारतीय राजनीतिक में अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हुआ। धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।